नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म कर्मा ई स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपकी कुछ क्वेरीज हैं, उनका सॉल्यूशन सीधा स्क्रीन पे है। पहला आपका क्वेश्चन है कि सर जो ट्रिपल सी सर्टिफिकेट है वो जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम में चलेगा या नहीं चलेगा, वैलिड होगा या नहीं होगा। कई बच्चे इसको लेकर संशय में हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो ट्रिपल सी सर्टिफिकेट है वो बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सेंटर गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है, जो अपनी राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा संचालित RSCIT सर्टिफिकेट से उल्टा ज़्यादा बेटर है। तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ट्रिपल सी सर्टिफिकेट्स जिनके पास है वो आसानी से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है, सर मेरे बच्चे का नाम चेंज करवाने के लिए अप्लाई किया है। अप्लाई करने के दौरान इन्होंने अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट साथ लगाया है ओरिजिनल, अब इनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है, आप एफिडेविट के माध्यम से कर सकते हैं कि मैंने ऐसे ऐसे अप्लाई किया हुआ है। साथ में अगर आपके पास फोटो कॉपी है तो वो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बर्थ सर्टिफिकेट का उद्देश्य के लिए होता है कि बच्चों की संख्या ज़्यादा तो नहीं है, है ना। नेक्स्ट है, सर फॉर्म में B.Ed शो नहीं कर रखी है, ग्रेजुएशन शो कर रखी है और ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, बट ग्रेजुएशन का प्रीवियस प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, वो चल जाएगा क्या? बिल्कुल, जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है वो डिग्री के इक्विवेलेंट होता है, उसकी तरह ही काम करता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट है, सर मैं अभी MA प्रीवियस ज्योग्राफी सब्जेक्ट से कर रही हूँ और ये क्लास रेगुलर ही होती है, फिर जूनियर अकाउंटेंट की ज्वाइनिंग अगर अक्टूबर नवंबर में होती है तो सर क्लास का कैसे क्या होगा? सर प्लीज़ रिप्लाई। देखो, आप कोई भी कोर्स, कई बच्चों को ऐसे है कि मैं LLB करना चाहता हूँ, किसी के ऐसे है कि मैं ज्योग्राफी से MA करना चाहता हूँ, कोई PhD करना चाहता है। अगर कोई बच्चे ऐसे कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो अगर आपका एडमिशन ज्वाइनिंग से पहले उस कोर्स में है, तो राजस्थान गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको उस कोर्स को पूरा करने के लिए आपको अलग से अवैतनिक अवकाश आपने पढ़ा होगा, वो मिलेगा। हालांकि जितने दिन आपके 2 साल का प्रोबेशन है, वो तो आपको जैसे ही आपकी एजुकेशन पूरी करके आओगे वो करना ही पड़ेगा, लेकिन आपको उसके लिए अध्ययन करने की छुट्टी एक तरह से मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो आप अवैतनिक अवकाश पे रहकर अपना कोर्स पूरा कर सकते हैं। सर ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम ME और डिपार्टमेंट एम्प्लॉय का ऑप्शन आया था, प्लीज़ बताएं ME और डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय में क्या डिफरेंस होता है? ME का तो मतलब है कि मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय, मतलब LDC UDC वगैरह होते हैं, वो चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो, वो सभी क्या कहलाएंगे? ME कहलाएंगे, मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय, जिसे हिंदी में मंत्रालयी कर्मचारी के नाम से जाना जाता है। जूनियर अकाउंटेंट की एग्जाम में ही उनका एक कोटा होता है, हर एग्जाम में नहीं होता है। केवल जूनियर अकाउंटेंट की एग्जाम में इसलिए होता है कि जो मंत्रालय कर्मचारी हैं वो आपके जूनियर अकाउंट्स कैडर के साथ काम करते हैं, एक तरह से अधीनस्थ के रूप में काम करते हैं। उनको क्या है कि उनको भी उस अप्रोच तक पहुंच हो जाए उनकी, वो भी उस पोस्ट पे जा सके, क्योंकि उसे उस काम का अनुभव हो जाता है, इसलिए उन्हें एक अवसर दिया गया है। इसलिए 12.5% पोस्टें पूरी पोस्टों में किसकी हैं? मंत्रालय कर्मचारी की हैं। अब बात रही डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय है, जैसे मान लो आप ग्राम सेवक हैं और BDO, देखो एक तो VDO होता है, VDO का मतलब ग्राम सेवक हो गया, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, और एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है BDO, है ना, वो पूरे स्टेट लेवल की सर्विस होती है एक तरह से, ठीक है। तो उसमें अगर वैकेंसी निकली है BDO की, उसमें अप्लाई करने के लिए मांगा गया है कि अगर कोई डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय है तो उसे 4% आरक्षण है। ऐसे डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय कौन हुआ? जो भी पंचायती राज में लगा हुआ है, सभी डिपार्टमेंटली एम्प्लॉय हैं, ठीक है। अगर DTA की कोई वैकेंसी है और उसमें बोला कि केवल डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय ही भाग लेंगे, तो जो DTA कर्मचारी हैं वही भाग ले सकते हैं। ऐसे शिक्षा विभाग की कोई वैकेंसी है कि मान लो वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी है, वाइस प्रिंसिपल या हेड मास्टर ऐसे किसी की वैकेंसी है, और उस वैकेंसी में बोल दिया कि जो भी टीचर है उसे 5 साल का अनुभव है, वही भाग ले सकता है। तो ऐसे में वो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय ही भाग ले सकते हैं, अन्य कर्मचारी भाग नहीं ले सकते। डिपार्टमेंटल का मतलब है जिस डिपार्टमेंट के कर्मचारी, उसकी बात है, और ME तो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, सभी को ME माना गया है।
सर स्क्रूटनी फॉर्म कब ओपन होगा? स्क्रूटनी फॉर्म ओपन नहीं होता है, उसको आपको ऑफलाइन भरना पड़ता है। पीडीएफ आपको मिलेगी, इस पीडीएफ को आपको आपके खुद की राइटिंग में भरना होगा और उसको जमा करवाना होगा। वो आपके 2 गुना की लिस्ट आएगी, उसके बाद में आपको भरने के लिए देंगे। सर मेरे कॉलेज वाले मेन डिग्री का 5,000 रुपये मांग रहे हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन मैंने प्रोविजनल डिग्री ले ली है, तो वो चल जाएगी या मेन डिग्री ही लूँ? 5,000 रुपये ले रहे हैं। उनको बोल देते सर मैं भी अकाउंटेंट ही हूँ, ठीक है, लेने तो नहीं चाहिए, ले रहे हैं तो आप थोड़ा प्रयास करें। गलत है। बाकी आपका जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो चल जाएगा। सर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में सीईटी का रिजल्ट भी तो चाहिए होगा, वो कंप्यूटर से निकाली हुई हार्ड कॉपी चल जाएगी या कहीं से सर्टिफिकेट ऐसा कुछ दिया जा रहा है? सीईटी का तो ऐसे कुछ दिया जा रहा नहीं है, उनके पास सारा डाटा है, ठीक है, और उन्होंने सीईटी में जो क्वालिफाई थे उनके ही कॉल लेटर जारी किए हैं, तो शायद कोई ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट है सर, जूनियर अकाउंटेंट के बाद स्टडी स्टार्ट करने की अभी अच्छा नहीं लगता, स्टडी भी नहीं हो रही है, रिजल्ट भी नहीं आ रहा है। ये समस्या आपके साथ ही नहीं है, जितने भी एस्पायरेंट हैं उनके साथ है, लेकिन उन एस्पायरेंट में कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपना नया टारगेट सेट कर लिया, उधर तेज़ गति से भाग रहे हैं, जल्द ही वो हो सकता है अन्य एग्जामों में भी सफलता प्राप्त कर लें। तो मेरा तो आपको ये कहना है कि आप लगातार कैरी ऑन रहें, आपकी पढ़ाई जारी रखें। जीवन का ये लास्ट मुकाम तो है नहीं कि अपन जूनियर अकाउंटेंट बन गए तो अपना मिशन ख़त्म, ठीक है। अगर आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, जो जूनियर अकाउंटेंट बन सकता है वो मान लो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकता है। ऐसे ऐसे सब्जेक्ट हैं, उन्हें याद करना, उन्हें पढ़ना, 12-12 पेपर होते हैं, और 6 पेपर तो आपने पढ़े थे, वो तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके, साइंस, कंप्यूटर, वो तो हर एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। और जो सेकंड पेपर है वो तो अपने आप में एक विचित्र था, आपने बहुत उसको गहराई से पढ़ा होगा, याद भी किया होगा, तो काफ़ी क्लिष्ट था, फिर भी आपने वो कर लिया। तो इससे में अपने आप को कॉन्फिडेंट रखें कि हम जब जूनियर अकाउंटेंट का सिलेबस पूरा कर सकते हैं तो और कोई एग्ज़ाम ऐसी नहीं है जिसका सिलेबस हम पूरा नहीं कर सकते। तो अपने आप को खुद ही प्रोत्साहित करें। सर आरएस और जूनियर अकाउंटेंट में कौन बेटर है? अगर आप एक बार बता देंगे तो मैं आपका आभारी रहूँगा, बिकॉज मुझे आरएस से ज़्यादा फ्रीडम जूनियर अकाउंटेंट में लगता है। आप प्लीज़ थोड़ा मार्गदर्शन करें। देखो क्या है, जूनियर अकाउंटेंट पर्दे के पीछे अच्छी जॉब है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको डायरेक्ट फेस किसी भी स्थिति में किसी मामले में नहीं करना पड़ता है, ठीक है। आपको पर्दे के पीछे काफ़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जाती है, ठीक है, तो वो तो एक अलग बात है। दूसरी बात है आरएस की। देखो आरएस और जूनियर अकाउंटेंट में अगर बेटर की तुलना हो तो आरएस ही होता है। आरएस अपने उपखंड का राजा होता है, उसके पास सभी अधिकारी, सभी ब्लॉक लेवल के अधिकारी, कर्मचारी सभी उसके एक तरह से अधीनस्थ होते हैं, ठीक है, उनको वो अपने नियंत्रण में रखता है। तो एक बताओ, एक तो जूनियर अकाउंटेंट है आप और एक आरएस है, तो आरएस में तो क्या होता है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का अधिकारी कर्मचारी हो, ब्लॉक लेवल अधिकारी हो, ठीक है, वो सभी आरएस के अधीनस्थ काम करते हैं। और आरएस उस ब्लॉक के आँख कान नाक कहलाता है, कलेक्टर के सीधे अधीन होता है, तो प्रशासनिक अधिकारी है और काफ़ी पावर होती है। तो ऐसे में इसे तुलना तो नहीं कर सकते। बाकी अगर आपको फ्रीडम चाहिए, ज़्यादा तनाव नहीं चाहिए, ज़्यादा उठा पटक नहीं चाहिए, आसानी की लाइफ चाहिए, शांति की लाइफ चाहिए, नज़दीकी जॉब करनी है, जैसे आरएस होता है तो आरएस को अपने होम डिस्ट्रिक्ट, होम ब्लॉक में पोस्टिंग नहीं मिलती है, लेकिन आपको जूनियर अकाउंटेंट रहते हुए ऐसी सेवाएं देने का मौका मिल सकता है। तो आपकी अगर ऐसी मंशा है और रियल में अगर आपको ये कि ठीक है जूनियर अकाउंटेंट बन गए, फ्रीडम है, अपना काम कर सकते हैं, वो अलग चीज़ें हैं, ठीक है। आप बाकी आपको जिम्मेदारी उठाना है, ज़्यादा काम करना है, ज़्यादा अप्रोच बनानी है, ज़्यादा लोगों की सेवा करनी है, ज़्यादा पहुंच बनानी है, तो फिर आरएस बेस्ट। सर जूनियर अकाउंटेंट कोर्ट केस की डेट नवंबर
दी गई है। अगर जूनियर अकाउंटेंट से पहले संगणक भर्ती में ज्वाइनिंग मिल जाती है, उसके बाद जूनियर अकाउंटेंट में ज्वाइनिंग मिलती है, तो प्रोबेशन पीरियड के कारण संगणक भर्ती से अर्जित रुपए विभाग में जमा करवाने होंगे क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको ट्रेनिंग तो वहाँ देते नहीं हैं, और ट्रेनिंग से पहले अगर आप आ जाते हैं और साथ ही जैसे आप ज्वाइनिंग करें तो एक इन्फॉर्म कर दें कि इस भर्ती से पहले मेरे द्वारा इन भर्ती परीक्षाओं में मेरे द्वारा एग्ज़ाम दी गई है जिनमें मेरा ऐसे चयन होने की संभावना है, तो ये सूचना एक बार आप पहले दे दें, तो उनको आपके अधिकारी कर्मचारियों को पहले सूचित रहेगा, तो कोई दिक्कत फिर बाद में नहीं आती है, एनओसी वगैरह मिल जाती है। सर मेरा मूल निवास गांव का बना हुआ है, बट सिटी में रहती हूं। अब मेरा गांव अलग डिस्ट्रिक्ट में इंक्लूड हो गया है, तो सर मुझे मेरी सिटी के डॉक्यूमेंट्स बनवाने होंगे क्या? तभी मुझे मेरी डिस्ट्रिक्ट से कंसीडर करेंगे? देखो, आपने जहाँ का मूल निवास बना रखा ना, वो इलाका अगर जिस डिस्ट्रिक्ट में चला गया आपको उसी डिस्ट्रिक्ट का मानेंगे। अब आप कहाँ रहते हैं, कितने समय से रहते हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप जहाँ रहते हैं वहाँ का आपके पास मूल निवास है, तभी आपको उस ज़िले में जॉब मिल सकती है। ठीक है, तो आप सिटी के डॉक्यूमेंट्स बनवाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। आपने जो फॉर्म भरा था उसमें मूल निवास कहाँ का लगाया था वो इम्पोर्टेंट है। सर मेरे बच्चे का नाम चेंज करवाने के लिए अप्लाई ये बता दिया। सर एक्स सर्विसमैन को होम डिस्ट्रिक्ट में वरीयता मिलती है क्या? बिल्कुल, एक्स सर्विसमैन को किसी प्रकार की भी इसी तरह की वरीयता आपकी पोस्टिंग में नहीं मिलती है। आपका 12.5% का आरक्षण का कोटा है, उसके अलावा और अन्य बेनिफिट इसमें नहीं है। सर प्लीज़ मेरा भी रिप्लाई करें, मेरा करेक्टर सर्टिफिकेट खो गया है, अब स्कूल वालों ने नया बनाकर नहीं दे रहे हैं। मेरे पास उसकी फ़ोटोकॉपी थी, उसको उन्होंने अटेस्टेड कर दिया है, क्या चल जाएगा? क्या चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फिर कोई दिक्कत हो तो फिर बाद में एफिडेविट छोटा मोटा काम हो जाता है, बाकी अगर अटेस्टेड कर दिया तो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। सर नमस्ते, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। आपने एक वीडियो में बताया था कि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट डीटीए करता है। सर मेरी क्वेरी है कि डिपार्टमेंट अलॉटमेंट डीटीए से होता है या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से? अपने अकाउंट्स कैडर में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कुछ नहीं होता है, एक ट्रेजरी ऑफिस शुरू होता है जो हल्का सा नियंत्रण अपने अकाउंट्स वालों पर रखता है। बाकी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अपने कुछ नहीं है, अपना डायरेक्ट हेडक्वार्टर क्या है, डीटीए ही है। हमें वहीं रिपोर्ट करनी पड़ती है हर किसी भी काम के लिए। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कोई मतलब नहीं है। डीटीए हमें डिस्ट्रिक्ट अलॉट करता है, उसी समय हमें डिपार्टमेंट भी अलॉट कर देता है। जैसे ही पता चल गया कि ये 200 लड़कों को झुंझुनू जिले में लगा रहे हैं, तो झुंझुनू में 200 पोस्ट कौन कौन से डिपार्टमेंट में खाली हैं उनके पास उसकी लिस्ट होती है, तो रैंडमली उनको डालते हैं किसको क्या मिल जाता है, किसको क्या मिल जाता है। सर प्लीज़ मेरा रिप्लाई करें, मैंने कई बार क्वेश्चन डाला है। मेरा मूल निवास दूसरे डिस्ट्रिक्ट का है, बट 15 साल से जयपुर में रहता हूँ। आधार कार्ड में जयपुर का एड्रेस है, एमई से हूँ जयपुर में ही। तो होम डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिलेगा? जयपुर मिलने के लिए क्या प्रोसेस रहेगा? आपको अपने मूल निवास के आधार पर ही डिस्ट्रिक्ट माना जाएगा आपका। आप जहाँ के मूल निवासी हैं वही आपका डिस्ट्रिक्ट कहलाएगा, और उसी के आधार पर आपको पोस्टिंग मिलेगी। ठीक है, आप कितने साल से रह रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेरी है दीपक मित्तल। सर प्लीज़ मेरा रिप्लाई करें, मैंने कई बार क्वेश्चन, ये तो हो गया। मेरे रोल नंबर के गोले गलत भर गए थे, मैंने नाखून से कुरेद कर सही भर दिए थे। अब मेरी ओएमआर चेक होगी या नहीं? पहले तो देखो, ऐसी सावधानियां आपको बरतनी चाहिए कि ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर भी अगर ऐसा हो गया तो उसमें क्या है कि ओएमआर तो क्या है, ओएमआर तो आपके इसके अंदर होता है, वो तो उसको जो भी स्पॉट देखेगा उसको रीड करेगी। ठीक है, बाद में बोर्ड इसको तय करके चेंज करके आपकी चेक हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। बाकी सावधानी रखनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत अब तो नहीं आएगी, लेकिन हमेशा ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हैं। आप एक जिम्मेदारी के पद पे जा रहे हैं, तो ये शुरुआती दौर है, उसमें ही आप कमज़ोर पड़ गए। ठीक है, नेक्स्ट है सर, जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए प्रेफरेंस चेंज करवाओ। सर के बस की बात नहीं है ये प्रेफरेंस। सचिन जी
प्रेफरेंस चेंज कराना सर की बस की बात नहीं है, आप सभी के प्रयासों से ही ऐसा हो सकता है। हालांकि हाल ही में बोर्ड की एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में ये तय किया गया है कि हम अब किसी प्रकार की प्रेफरेंस चेंज करने का मौका नहीं देंगे, क्योंकि ऐसा अगर मौका देंगे तो आगे से ऐसा रिवाज पड़ जाएगा, आगे भी लोग ऐसे ही परेशान करेंगे प्रेफरेंस चेंज करने के लिए। और साथ ही प्रेफरेंस चेंज करने के बाद कई बच्चों का अगर टीआरए में हो गया, किसी का जूनियर अकाउंटेंट में हो गया, तो वो क्या है कोर्ट में जा सकते हैं, तो मैटर अटक सकता है। तो ऐसी ऐसी लाइन डालने के बाद में तो अब लगता ही नहीं है कि ऐसा होने की संभावना है, अब शायद मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है सर जी, आरएस में लेवल 10 की वैकेंसी लगभग 300-400 आती हैं, फिर जूनियर अकाउंटेंट भी लेवल 10 की जॉब है, फिर आरएस वाली जो लेवल 10 है 10 की वैकेंसी है, और जूनियर अकाउंटेंट की जॉब में क्या डिफरेंस है। ठीक है, देखो लेबर निरीक्षक की इनकी कई वैकेंसी ऐसी हैं, जेल की आती हैं, कई वैकेंसी ऐसी आती हैं जो कि L10 की होती हैं। पहले जूनियर अकाउंटेंट भी आरएस की भर्ती के साथ में आती थी, ठीक है, लेकिन अब क्या है बड़ी संख्या में वैकेंसी निकलने लग गई, तो क्या है अलग से एग्ज़ाम होने लगे, नहीं पहले क्या है एक साथ ही आती थी आरएस के साथ। ठीक है, अब रही बात इसकी, तो वो सभी L10 की हैं, लेकिन वो किसी फिक्स डिपार्टमेंट की हैं, कोई श्रम विभाग की है तो श्रम विभाग में रहेगा। ठीक है, कोई मान लो आपके जेल विभाग के तो हमेशा जेल विभाग में रहेगा। ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट की होती हैं, उन्हीं में उन्हें सेवा करनी होती है। एक ही डिपार्टमेंट में होने से आने वाले समय में उनके प्रमोशन हो जाते हैं, और प्रमोशन होने के बाद में वो उस कार्यालय के हेड भी बन जाते हैं। अपने साथ क्या है कि हम जिम्मेदारी का पद है, प्रभावशाली पद है, सब कुछ है, लेकिन हम कभी भी किसी भी कार्यालय के लगभग हेड नहीं बन पाते हैं। एक हमारी जो ट्रेजरी होती है, हमारी जो सब ट्रेजरी होती है, उसके ही हम हेड रह सकते हैं, बाकी अन्य जगह पे क्या है हम डीडीओ के रूप में काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जय श्री श्याम गुरुदेव। सर जी मुझे भी बताएं कि मैं 12th और बीए दोनों ही स्वयं पाठी के रूप में किए हैं, तो मेरा करेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा, प्लीज़ ज़रूर बताएं। देखो करेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में आप बार बार क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। मैंने बता दिया कि आपकी अंतिम शैक्षणिक संस्था, आपने अगर प्राइवेट कराया तो संस्था तो कोई है ही नहीं, आपकी अंतिम शैक्षणिक संस्था शायद 10th आपने करी होगी वो होगी, तो 10th की जहाँ से आपने 10th की थी मार्कशीट ली थी वहाँ पे जाएं और करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाएं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप अगर कॉलेज प्राइवेट करते, प्राइवेट का मतलब स्वयं पाठी हैं, सेल्फ स्टडी आपने की है, किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है, किसी स्कूल में एडमिशन नहीं लिया, तो आपका अंतिम शिक्षण संस्थान जहाँ से आप रेगुलर थे वहाँ से ही आपको करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने हैं। सर मैंने भी इतनी बार मैसेज कर दिया पर आपने आज तक रिप्लाई नहीं किया। एमई हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की प्रोसेस बताओ कि टॉपर 634 लेंगे या कैटेगरी से लेंगे। भाई इसमें मेरे बताने की कहाँ ज़रूरत पड़ रही है, पहले तो मैंने ऐसा वीडियो बना रखे हैं 2-3, उसमें आप देख सकते हैं क्या प्रोसेस होगा। ठीक है, फिर भी समझ में नहीं आया तो हल्का सा बता देता हूँ। बताने का यही है कि जैसे मान लो आपके 634 पोस्ट हैं, 634 पोस्ट हैं और रिजल्ट निकाला गया और रिजल्ट में आपके ओबीसी है, एससी है, एसटी है, मान लो जनरल है, ऐसे सबका रिजल्ट निकाला। सबका पहले कॉमन रिजल्ट निकाला, जो आपके 5190 पोस्ट हैं उसके लिए निकाला और उसमें सभी कैटेगरी के पास हो गए। ठीक है, कैटेगरी पास हुए, इसमें जो चयन हुआ उसमें जैसे मान लो ओबीसी के भी आ गए, एससी के भी आ गए, एसटी के भी आ गए, ये आ गए, वो सभी क्या थे, कुछ एमई कैटेगरी के भी आ गए, जो एमई भी थे, और ओबीसी का ओबीसी में चला गया, एससी का एससी में चला गया, एसटी का एसटी में चला गया, और जनरल का जनरल में चला गया। तो एमई से जितने बच्चे सिलेक्ट होंगे, जैसे एमई से 200 बच्चे एमई के सिलेक्ट हो गए, वो किसके हैं, कास्ट के हैं, ओबीसी के, तो ओबीसी की 200 पोस्टें टोटल में से कम हो जाएंगी। ऐसे ही एससी की मान लो टोटल पोस्टें 500 हैं और एससी के 100 लड़के चयन हो गए, तो 100 पोस्टें कम हो जाएंगी, कितनी बचेंगी, 400 ही बचेंगी।
जनरल बॉयज़ के लिए कितनी बचेंगी, जनरल एससी बॉयज़ के लिए 400 पोस्टें बचेंगी। तरीका होता है, ठीक है। इसकी कैटेगरी कुछ नहीं है, जो जिसका जैसे मान लो एमई के 634 बच्चे लगेंगे, जो टॉप 634 होंगे, एमई के टॉप 634 और एमई के टॉप होंगे, वो जिस कैटेगरी के होंगे उसी कैटेगरी की सीटें कम करेंगे, उसी कैटेगरी की सीटें क्या करेंगे, कम करेंगे। क्योंकि हॉरिजेंटल आरक्षण है, ये आरक्षण आपको अलग से तो सीटें अलॉटेड है नहीं, और 34 पोस्टें टोटल हैं, तो जिस कैटेगरी में उसका चयन होगा उसी कैटेगरी में उसको ले लिया जाएगा, ठीक है। उसी कैटेगरी की पोस्टें कम हो जाएंगी। और ज़्यादा डिटेल में देखना है तो इसका वीडियो बना रखा है, पहले वो देख सकते हैं। सर आपने एक क्वेरी का आंसर दिया है कि RSCIT खोने के ऊपर, मैं ऐसे में एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, ये उनके लिए है जिन्होंने कई बार मैसेज किया था कि सर मेरा RSCIT का सर्टिफिकेट खो गया है, अब क्या करें, मेरे पास उसकी फ़ोटोकॉपी भी नहीं है। ऐसे कई मैसेज 2-3 बार बच्चों ने किए थे। तो ऐसे में आपको इनका शुक्रिया करना पड़ेगा। इनका पूरा नाम तो पता चल रहा नहीं है, बाकी ANKM है, ठीक है। तो इनको शुक्रिया आप सभी की तरफ से मैं करता हूँ। इन्होंने कहा है कि अगर किसी का RSCIT सर्टिफिकेट खो गया है, ठीक है, तो ऐसे में क्या है कि आपको RKCL का जो जयपुर का ऑफिस है वहाँ जाना और उनसे लिखवाना पड़ता है एक सर्टिफिकेट। वो लिखकर एक सर्टिफिकेट देते हैं, उसी को फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय वैलिड मान लेते हैं। तो ऐसा अगर कोई सर्टिफिकेट किसी का खो गया है तो ऐसे में आप जो RKCL जयपुर का जो हेड क्वार्टर है वहाँ जाएं और ऐसा प्रयास करें, क्या पता वो चल जाए और आपका काम हो जाए। क्योंकि नया सर्टिफिकेट बनने में 4-5 महीने ऐसे कुछ लगते हैं, तो वो लंबा टाइम है, तब तक आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा। सर जिन लोगों के डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गए आफ्टर 50 डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम 30 डिस्ट्रिक्ट, पहले 33 थे, अब कितने हो गए, 50 हो गए। फॉर एग्जांपल पहले मेरा डिस्ट्रिक्ट बाड़मेर था, अब बालोतरा हो गया। अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, अब एड्रेस में कौन सा डिस्ट्रिक्ट शो करना होगा, वो तो फिर नया डिस्ट्रिक्ट बन गया तो बालोतरा ही करना पड़ेगा, ठीक है। नया डिस्ट्रिक्ट बन गया तो बालोतरा ही करना पड़ेगा। और बाकी अभी समय है, उस समय अगर गाइडलाइन कुछ ऐसी आ जाए कि आपको आपके पुराने ज़िले के हिसाब से ही भरना है, तब अलग बात है। बाकी अगर डिस्ट्रिक्ट ही नए बन गए तो आपको क्या है, सभी प्रोसेस नए डिस्ट्रिक्ट के अनुसार ही होगी। सर 56% बन रहे हैं, प्रीफर TRA किया है। आप प्लीज़ डिटेल वीडियो बनाओ TRA पर, इट इज़ लॉन्ग अवेटेड। आप अपने किसी फ्रेंड को लाओ और वर्क कल्चर पोस्टिंग ETC सभी पर इन्फॉर्म दो। हमारे साथी थे विकास जी राठी, उनसे इस मामले में कहा गया है, वो आने के लिए कह भी रहे थे, लेकिन गर्मियों का टाइम है, सभी थोड़े व्यस्त हैं, फिर भी करते हैं कोशिश वापस। सर डाइवोर्स कैटेगरी में भी जूनियर अकाउंटेंट सेकंड पेपर क्लियर होना ज़रूरी है क्या? देखो कैटेगरी कोई भी हो, सभी के लिए क्वालिफाई होना आवश्यक है। साथ ही जो डाइवोर्स कैटेगरी है उनके लिए अलग से क्वालिफाई मार्क्स नहीं है, जो महिलाओं के लिए हैं वही उनके लिए हैं, तो ऐसे में क्वालिफाई होना कंपलसरी है। तो ये थी आपकी कुछ क्वेरीज। नेक्स्ट है, मूल निवास पालिका है, जैसलमेर में रहती हूँ, पाली नहीं चाहिए तो क्या करें? अभी तो फ़िलहाल कुछ व्यवस्था नहीं है, एक बार तो आपको जैसलमेर में ही, सॉरी आपका जहाँ पाली नहीं चाहिए, जहाँ का मूल निवास है वहीं ज्वाइनिंग मिलेगी। सर अगर होम डिस्ट्रिक्ट नहीं चाहिए तो ऐसा कोई व्यवस्था विभाग के पास नहीं है। बाकी महिलाओं को पिछली बार शादी के आधार पर ज़रूर ऐसी व्यवस्थाएं चेंज करने की दी थी। अगर आपकी शादी हो रखी है, ऐसी स्थिति है, तब ज़रूर आपको मौका मिल सकता है। सर मैंने फर्स्ट चॉइस TRA भरा, सेकंड JRA, उससे मेरे मेरिट में कोई फ़र्क पड़ेगा? TRA की मेरिट ज़्यादा रही और जूनियर अकाउंटेंट से मेरे नंबर ज़्यादा हैं, तो मुझे बाहर नहीं करेंगे फर्स्ट चॉइस की वजह से? ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपको TRA, जैसे मान लो TRA की कट ऑफ ज़्यादा चली जाती है, ऐसे मान लो TRA की कट ऑफ क्या है,
ज़्यादा चली जाती है और मान लो TRA कट ऑफ जाती है आपकी 60% और JRA की कट ऑफ जाती है आपकी 52%, ठीक है, और आपके नंबर आ रहे हैं 54%। तो ऐसे में आपको TRA, आपने पहली चॉइस TRA भरी थी वो तो आपको मिलेगी नहीं, वो नहीं मिलेगी तो आपकी सेकंड चॉइस क्या है, जूनियर अकाउंटेंट है, उससे ज़्यादा आपके नंबर हैं, तो ऐसे में आपको क्या मिलेगा, फिर जूनियर अकाउंटेंट मिल जाएगा, आप प्रोसेस से बाहर नहीं होंगे। राम अवतार जी भाई कह रहे हैं कि सर एक अच्छे से विभाग कौन कौन से हैं उसका डिटेल वीडियो बनाओ, कौन से विभाग में क्या वर्क कल्चर होता है, इसके बारे में वैसे तो मैंने छोटा मोटा एक वीडियो बना रखा है, लेकिन फिर भी आपका एक बार चयन हो जाने दो सबका, उसके बाद में ऐसा कुछ बना देंगे जो आपको पोस्टिंग में सहायता कर सकता है। नेक्स्ट है गजल कालरा, सर 12th मेरे प्राइवेट की है और डिटेल मार्क्स कार्ड में स्कूल का नाम भी नहीं है पर बोर्ड का है, ओनली कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और करेक्टर सर्टिफिकेट 12th का ज़रूरत है? नहीं, अगर 12th आपने प्राइवेट की तो आपको 10th तक का ही करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। अगर हाँ तो मुझे कहाँ से मिलेगा करेक्टर सर्टिफिकेट? आप अगर प्राइवेट स्टूडेंट थे तो आपको कहाँ से मिलेगा? देखो प्राइवेट दो तरह के होते हैं, कई बच्चे क्या है नॉन कॉलेज या नॉन स्कूल स्टडी करते हैं, उसको भी प्राइवेट बोलते हैं, ठीक है। और एक प्राइवेट होता है कि आप प्राइवेट निजी शिक्षण संस्थान में, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में क्या करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, तो वो क्या है, वो प्राइवेट नहीं है, वो आपका रेगुलर स्टडी है। अगर आप रेगुलर नहीं गए कहीं पे किसी संस्थान में तब आपको करेक्टर सर्टिफिकेट में दिक्कत आती है, ठीक है। अगर आपने 12th कर ली, 12th तक आपने क्या है, 12th तक तो आप 10th तक तो आप रेगुलर रहे, 10th तक आप रेगुलर, 10th तक आप रेगुलर रहे, 12th आपने प्राइवेट यानी नॉन स्कूल करी होगी, तो ऐसे में आपको 10th का ही सर्टिफिकेट चाहिए। सर डिग्री गुम हो गई है, 2008 की है ग्रेजुएशन, तब बीकानेर यूनिवर्सिटी थी, इनकी डिग्री गुम हो गई, 2008 की थी, उस समय यूनिवर्सिटी का नाम बीकानेर यूनिवर्सिटी था, अब उसका नाम महाराज गंगा सिंह यूनिवर्सिटी हो गया है। अब लेंगे तो उसका नाम चेंज हो जाएगा उनकी डिग्री में, तो ये घबराने की कहाँ चीज़ है, नाम भी तो चेंज होगा। अगर गवर्नमेंट ने उसका नाम चेंज कर दिया तो अपन क्या कर सकते हैं, आप तो नया निकला लो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के नाम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर जी जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। सर मैं पेपर देने के बाद कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, क्या 2 गुना के रिजल्ट आने वाला है? रिजल्ट तो आने वाला ही है, जल्द ही रिजल्ट आपके सामने होगा, लगभग 14-15 जून के आसपास आने की संभावना है। क्या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने के टाइम जॉब छोड़नी होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप एक दिन आकर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, वापस जॉब पे जा सकते हैं। क्या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम किसी टाइप का NOC या इस समय में बेरोजगार हूँ ऐसा कुछ एफिडेविट देना होगा? कृपया मार्गदर्शन करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। ज़्यादा समझने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, तो आप तो आराम से जॉब करो, मस्त रहो, और जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कॉल हो तो वेरिफिकेशन करवाएं, वापस चले जाएं, जॉब करते रहें। जब आपका अपॉइंटमेंट लेटर जारी हो जाए तब सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ जाना, और किसी प्रकार का आपको एफिडेविट नहीं देना है। सर मेरा RSCIT सर्टिफिकेट गुम हो गया है, इसके बारे में मैंने बता दिया है। एक भाई थे उन्होंने बताया है कि मेरा भी ऐसे खो गया था, तो आप RKCL का जो जयपुर संस्थान है वहाँ जाएं, एक कोई वो सर्टिफिकेट देते हैं, उसके माध्यम से आपका काम हो जाएगा। तो ये सब थे आपकी कुछ क्वेरीज, ठीक है। जय श्री श्याम।